ओके। तो नेक्स्ट प्लांट हार्मोन आपका एब्सिसिक एसिड हुई। तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है, शॉर्ट में इसको ए बी ए बोलते हैं हम। ठीक है, ए बी ए। तो एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, दो प्लांट हार्मोन बचे आपके सिलेबस में। दोनों दोनों क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। और एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन। यानी कि प्लांट को कोई भी स्ट्रेस होगी ना, तो आपको ये हार्मोन वहां पर ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे ही प्लांट को इस कोई भी स्ट्रेस होती है, चाहे हीट स्ट्रेस हो, चाहे वाटर स्ट्रेस हो, चाहे ड्रोट स्ट्रेस हो, चाहे कोई इंसेक्ट उसको खा रहा है तब भी उसको स्ट्रेस हो रही है। ठीक है, तब ये जो हार्मोन है ये ज्यादा आपको दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ये बनता तभी है जब प्लांट को कोई स्ट्रेस हो रही होती है। ठीक है, और ये बनता है ताकि जो प्लांट है वो उस स्ट्रेस में अपने आप को अडेप्ट कर लें, मतलब मरे ना। तो प्लांट को ऐसे नहीं कि ग्रोथ को, प्लांट ग्रोथ इनहिबिट का ये मतलब नहीं है कि प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। मतलब प्लांट की ग्रोथ को उस स्ट्रेस कंडीशन में कंट्रोल करेंगे ताकि प्लांट मरे ना। समझ गए ना? तो अडेप्ट करता है, अडेप्ट कराता है प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। सबसे पहले फेडरिक टी एडिकोट ये पर्सन है एंड कोवर्कर ने इसको एप्सिसिन 2 एंड डोरमिन, ये दो फॉर्म में इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। नोट ए क्लास ऑफ नोट ए क्लास ऑफ हार्मोन बट ए सिंगल कंपाउंड। तो अगेन जैसे कि हमने देखा था जिबरेलिन के अलग अलग क्लास हैं। ठीक है, और हमने साइटोकाइनिन को भी देखा था, अलग अलग फॉर्म में मिलता है। एब्सिसिक एसिड आपको एक इलेक्ट्रिकली फॉर्म मिलता है। ठीक है, ये सिंपल है। अगेन प्लांट नीड टू अडेप्ट सिंस दे कैन नॉट फ्ली, भैया यानी इनकी फ्ली का मतलब तो उड़ना। भैया मान लो कोई स्ट्रेस हो गई, मान लो पानी है उनके पास, तो एनिमल तो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे चल के। बर्ड्स क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन जो प्लांट है वो तो वहीं रहेंगे ना। तो उस कंडीशंस में वो अपने आप को अडेप्ट कैसे करेंगे? तो अडेप्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने अंदर एक हार्मोन को बनाया, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यानी कि हार्श इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं उसमें प्लांट को अडेप्ट करने में मदद करता है। एंड ए बी हेल्प द प्लांट टू अडेप्ट एंड सर्वाइव, प्रिवेंटिंग द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को रोक देगा। ठीक है, एंड प्रमोटिंग द स्टोमेटल क्लोजर, भाई तो स्टोमेटा को बंद कर देगा, ट्रांसमिशन को रोक देगा। तो पानी इन्होंने क्या किया, प्लांट का जो पानी वो बचा लिया। अब पानी बचा रहेगा तो प्लांट सर्वाइव करता रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रमोट द सीड डोरमेंसी, सीड को पानी नहीं है मिट्टी में, उसको उगने नहीं देगा। तो अगर मान लो पानी नहीं है, सीड उग जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मर जाएगा उसी टाइम पर। यही होता है, आपने देखा होगा, आप एक बीज लो, उसमें थोड़ा पानी डाल लो आप, उसके बाद उसको पानी मत दो, तो ऑब्वियसली बात है, मर जाएगा वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है एब्सिक एसिड, क्या करता है, सी डोरमेंसी को मेंटेन कर रखता है। मतलब इनको ये पता है कि अगले 3-4 महीने तक क्या है, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा मिट्टी में, बारिश नहीं आएगी। तो ये उस सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता, मतलब उसकी एब्सिक एसिड की जो कंसेंट्रेशन है इसके अंदर हाई बनी रहेगी जब वो ड्राई कंडीशन में रहता है। ठीक है, आगे हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसमें आप ये देखोगे कि इवन प्लांट जो सीड्स हैं वो क्या है, अगर उनमें आप एबीए का लेवल डिक्रीज कर दो तो वो क्या होंगे, वो बिना पानी के भी उग जाते हैं इवन। कई बार एक पेड़ पे, जैसे आपने मक्का देखी होगी, कॉर्न, मक्का तो देखी होगी ना, तो उसके जो बीज हैं अगर आप उनमें एबीए का लेवल डिक्रीज कर दोगे ना, जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको, तो वो जो दाने उसके, वो मक्का की जो भुट्टा होता है उसके ऊपर ही उग जाएंगे वो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप टमाटर में इसके एबीए के लेवल को डिक्रीज कर दो तो टमाटर जब काटोगे उसके अंदर आपको बीज उगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये भी हम आगे कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो मतलब आपने समझना है, इट प्रमोट द सीड डोरमेंसी, तो सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, तो ये प्लांट को सर्वाइव करने में मदद कर रहा है वहां पर। ऐसे नहीं कि प्लांट को उगने नहीं दे रहा तो प्लांट को लॉस हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रमोट द लीफ एंड फ्रूट एब्सेशन, यानी कि लीफ को नीचे गिराएगा और फ्रूट को भी नीचे गिराएगा ये। यानी जैसे ही फ्रूट और लीफ पक जाते हैं, लीफ का पकना मतलब लीफ येलो हो जाना, उस टाइम पर प्लांट अपने आप लीफ को नीचे गिरा देता है। फ्रूट पक जाता है, अपने आप वो नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो नीचे गिरने वाला फिनोमिना है उसको भी एब्सिसिक एसिड परफॉर्म करता है। ठीक है, अ, तो अगेन बनेगा कहां पर ये, इट प्रोड्यूस मेनली इन द मैच्योर ग्रीन लीफ एंड फ्रूट, यानी कि ये इनकी साइट रहेगी, साइट ऑफ फॉर्मेशन या फिर साइट ऑफ मैच्योरेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो अगेन जो मैच्योर ग्रीन लीव्स हैं और फ्रूट्स हैं भाई, वहां पर ये बनेगा। ठीक है, अगेन मिलेगा कहां पर ये, अगेन यूबिक्विटस है, अभी आपको प्लांट के लगभग हर एक टिश्यू मिल जाएगा।
और वस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको लगभग हर जगह, चाहे लीफ होते हैं, फ्रूट होते हैं, स्टेम हो, ये आपको लगभग आपको मिल जाएगा, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। वो डिपेंड करता है कि प्लांट को स्ट्रेस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कम मिलेगा आपको ओवरऑल, अगर ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ज्यादा डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रेजेंट मीन द मेजर ऑर्गन्स एंड लिविंग टिश्यू फ्रॉम रूट कैप टू द एपिकल बड, यानी कि आपको प्लांट के लगभग हर टिश्यू में जो ए बी है आपको दिखाई देगा भाई, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है। सिंथेसाइज इन ऑलमोस्ट ओल्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट, तो लगभग प्लांट के लगभग हर एक सेल के अंदर जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो प्लांट के लगभग हर एक सेल में लगभग तो मेनली ग्रीन लीफ आप बताओगे इसमें। ठीक है। वहां पर आपको ये आपको जो ए बी है और अमाइलोप्लास्ट जो स्टोरेज टिश्यू होता है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। केमिकल स्ट्रक्चर, इसी केमिकल स्ट्रक्चर है, अगेन आपसे एग्जाम में केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे। वैसे आप ये बता सकते हो, तो ए बी केमिकली क्या है, स्क्यूटरपाइन, ठीक है, यानी कि 15 कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर थ्री आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। उसके बाद ओकर इन द बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ये भी आपको सिस एंड ट्रांसफॉर्म मिलेगा। नियरली ऑल नेचुरली नेचुरली ओकरिंग ए बी ए जो होते हैं आपको सिस फॉर्म में ज्यादा मिलेंगे, यानी कि सिस फॉर्म इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसका बायोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट में बनता कैसे है, तो बायोसिंथेसिस होता है बाय द इन द सिंथेसाइज द क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड वाया मेवालोनिक एसिड पाथवे, यानी ये पाथवे है, इसको फॉलो करते हैं। तो आपने बस ये पाथवे याद रखना है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल इसका जो प्रीकर्सर रहेगा वो रहेगा बीटा कैरोटीन, नाम सुना होगा आपने, क्लोरोप्लास्ट में होता है ये। ठीक है, पिगमेंट होता है ये। तो अगेन डिराइव्ड फ्रॉम द आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट एक्टिवेटेड आइसोप्रीन फॉर्म वन सिंथेसाइज ए बी ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम, जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा, फिलोम से ट्रांसपोर्ट होगा, एज वेल एज थ्रू द पेरेन्काइमल सेल से भी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी बता दें नीचे। सिंथेसिस की बात करोगे तो बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाएगा जियाजेंथिन में, जियाजेंथिन होगा वाइलोजेंथिन में, वाइलो नियो, नियो के बाद जेंथोजिन, उसके बाद एबीएल्डिहाइड और लास्ट में एबी बन जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एबी है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कि जाइलम फिलोएम दोनों से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। ठीक है, तो फंक्शन हेल्प द प्लांट टू डील विद द स्ट्रेस कंडीशंस, इंड्यूस द स्टोमेटल क्लोजर टू प्रिवेंट द वाटर लॉस बाय द ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा को बंद कर देगा, सिंपल सी बात है। प्रमोट द डेसिकेशन टॉलरेंस इन द एम्ब्रो बाय द स्टिमुलेटिंग लेट एम्ब्रोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन्स कॉल्ड एलईए सिंथेसिस, तो इनको बोलते हैं लेट एम्ब्रोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन। देखो, अब जब सीड बनता है, ठीक है, तो सीड कैसे बनता है, जब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर, जब वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है, जो जाइगोट है उसके अंदर क्या बनेगा, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रो में, और एम्ब्रो के अंदर जो एबीए है भाई, ठीक है, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा लेट एम्ब्रोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करेंगे, एम्ब्रो को जो ड्राई कंडीशंस आएंगे आगे, ठीक है ना, उसमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात आपने देखा होगा, मान लो एक फल है पेड़ पे बना, उसके अंदर जो सीड्स हैं वो कहाँ हैं, अंदर है, फल के अंदर है। अब मान लो उन सीड के अंदर ये प्रोटीन ना हो तो क्या होगा, जैसे ही वो फल नीचे गिर के खराब हो जाएगा, गल जाएगा, उसकी वाल खराब हो जाएगी। और अगर मान लो पानी नहीं है तो वो जो सीड्स नीचे गिरे हैं ना वो एकदम से मर जाएंगे। तो मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना डेसिकेशन टोलरेंस, इसका मतलब होता है कि ड्राई कंडीशंस में उन सीड को, जो एम्ब्रो सीड में कन्वर्ट हो गए, तो उन सीड को एक्स्ट्रा टोलरेंस प्रोवाइड करता है लेट एम्ब्रोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन। और इसको बनाता कौन है, इसको एबी बनाता है। यानी कि जब हम पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन, इसमें आगे आएगा ही, तो जब सीड बनता है उस टाइम पर सीड के अंदर जो एबीए है वो क्या बना देता है, वो लेट एम्ब्रोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन बना देता है। और ये प्रोटीन एम्ब्रो को ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट द सीड डोरमेंसी, बता दे सीड डोरमेंसी यानी सीड को डोरमेंट रखता है, ये पॉइंट पहले भी आ लिया। ठीक है। प्रमोट द लीफ सेनेसेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द इथिलीन, यानी कि देखो दोनों प्लांट हार्मोन है आपके, इथिलीन एंड एबीए, दोनों दोनों क्या करते हैं, लीफ को सेनेसाइज्ड करते हैं, यानी कि लीफ को गिराते हैं। लेकिन यहां पर जो एबीए है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है लीफ की एब्सेशन में, सॉरी लीफ की सेनेसेंस में। सेनेसेंस होता है लीफ का ओल्ड हो जाना, यानी कि लीफ क्या होगी, छोटी है, बड़ी, मैच्योर हुई, यंग, उसके बाद ओल्ड, ओल्ड के बाद बिफोर, मरने से पहले की जो स्टेज होती है ना उसको बोलते हैं सेनेसेंस स्टेज। ठीक है। तो ओल्ड लीफ को ये क्या करता है, सेनेसाइज कर देता है, क्योंकि वो ओल्ड लीफ क्या प्लांट के लिए अब कोई काम नहीं करती है। ठीक है।
और प्लांट क्या करता है, इन ओल्ड लीफ के अंदर अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लाइक नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है, तो उनको सेव कर देता है। जैसे कि एनिमल तो क्या करते हैं भाई, यूरिन से या टॉयलेट से अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते रहते हैं। अब प्लांट तो कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो प्लांट क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को ओल्ड लीफ के अंदर प्लांट एक्यूमुलेट करता रहता है लगातार, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब उसके अंदर जो उसकी जो अक्यूमुलेशन कैपेसिटी लीफ की वो फुल हो जाती है, उस टाइम पर ए भी उसको नीचे गिरा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड इनहिबिट द शूट ग्रोथ एट लो वाटर पोटेंशियल भी। तो अगेन अगर पानी कम है, मेनली ये काम करता है ड्रोट कंडीशंस के अंदर भी, जब वाटर पोटेंशियल कम होता है उस टाइम पर ज्यादा फंक्शन करता है। मतलब उस टाइम पर क्या करेगा, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा और जो स्टेम की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। रूट की ग्रोथ ज्यादा होगी तो मिट्टी में रूट ज्यादा जाएंगी तो पानी को ज्यादा अब्जॉर्व करेंगी, सिंपल सी बात है। और ये काम कौन कर रहा है, ये भी करा रहा है, ठीक है ना। और स्टेम की ग्रोथ को रोक रहा है, क्योंकि स्टेम की ग्रोथ कम होगी तो उसको फोटोसिंथेसिस कम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रूट एंड शूट ग्रोथ पे। तो ए बी हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द रूट एंड शूट ग्रोथ, ये मैंने बता दिया। रूट ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और शूट ग्रोथ को ये डिक्रीज करेगा भाई, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी, अंडर द डिहाइड्रेटिंग कंडीशन तो ए बी ए आर हाई। तो जैसे ही डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस होती हैं, ए बी ए का लेवल हाई होता है। और अगेन एग्जैक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द रूट ग्रोथ एंड बाय द सुप्रेसिंग द इथिलीन प्रोडक्शन एंड स्लाइटली नेगेटिव इफेक्ट ऑन द शूट ग्रोथ। तो अगेन ये वही है, ठीक है, यानी स्टेम की ग्रोथ को रोकता है और रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन। तो जो मैंने आपको एक ही लाइन में हेडिंग लिखवाई है, उनको थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन। तो ए बी ए रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेसिकेशन टॉलरेंस इन द डेवलपिंग एम्ब्रो, जो एल ई ए प्रोटीन बताया था आपको। तो कि एम्ब्रो के अंदर जो एबीए है, ये डेसिकेशन टॉलरेंस को अचीव कराता है उसको, ठीक है। अगर डेवलपिंग एम्ब्रो में डेसिकेशन टॉलरेंस नहीं होगा ना, तो डेसिकेशन मतलब तो ड्राइनेस, एंड टोलरेंस मतलब टॉलरेंस, मतलब एम्ब्रो के अंदर अगर टोल ड्राई कंडीशंस को टॉलरेट करने की पावर ही नहीं होगी, तो एम्ब्रो क्या होगा, जैसे ड्राई कंडीशंस होंगी, सीड तो आप लगभग 2-3 साल तक हम इकट्ठे कर लेते हैं, घर में सेव कर लेते हैं। तो अगर मान लो उन सीड के अंदर ये ए बी ए लेट एम्ब्रोजेनेसिस प्रोटीन ना बनाए, तो वो जो सीड है वो मर जाएंगे आपके, ठीक है, इसलिए जरूरी है। क्लियर है पॉइंट। तो सिंथेसिस ऑफ द स्टोरेज प्रोटीन्स एंड एक्विजिशन ऑफ द डोरमेंसी। तो अगेन इन स्टोरेज प्रोटीन्स कौन से आपके, एल ई ए भाई, इनको बनाता है कौन, ए बी ए, ठीक है। और एम्ब्रो को डेसिकेशन टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ना, यही क्या करेंगे, इसको डेसिकेशन टॉलरेंस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एबीए इन द मैच्योरिंग सीड्स इनहिबिट द जर्मिनेशन। तो अगर मान लो एक सीड है जिसके अंदर एबीए का लेवल क्या है, हाई है, तो क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर है। मेनी टाइप ऑफ द डोरमेंट सीड जर्मिनेट व्हेन द एबीए इज रिमूव्ड और इनएक्टिवेटेड। तो अगेन ऐसे सीड जिनके अंदर एबीए का लेवल ज्यादा होता है, वो तभी जर्मिनेट करते हैं जब आप उसके अंदर से एबीए का लेवल के तो डिक्रीज कर दो, या फिर आप कंप्लीटली उसको रिमूव करा दो, ठीक है। और ये रिमूव कब होगा, जब हम जिबरेलिन की सिंथेसिस को बढ़ाएंगे। परसों बताया था जिब्रेलिन, सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। तो अगेन वंस द रेशियो ऑफ एबीए टू जिब्रेलिन डिटरमाइन द सीड, यानी कि क्या सीड जर्मिनेट करेगा या फिर डोरमेंट रहेगा, ये डिसाइड करते हैं एबीए टू जिब्रेलिन रेशियो। अगर एबीए ज्यादा है तो सीड डोरमेंट रहेगा, अगर जिब्रेलिन ज्यादा है तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। अगेन एबीए इनहिबिट द जिब्रेलिन डिपेंडेंट हाइड्रोटिक एंजाइम अल्फा माइलेज की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जब तक एबीए हाई है, ये जिब्रेलिन को ये एंजाइम बनाने नहीं देगा, और जब तक ये अल्फा माइलेज नहीं बनेगा, जो स्टोरेज फूड है एंडोस्पर्म, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और जब तक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा सीड जनरेट नहीं करेगा। क्लियर है। एबीए कम्युलेटेड इन द बर्ड्स थ्रू द रोल इन द बर्ड डोरमेंसी इज नॉट यानी कि देखो, एबी क्या करता है, बर्ड डोरमेंसी, कई कई बार क्या होता है ना, बर्ड्स तो निकल आई, उसके बाद वो बर्ड्स आगे नहीं बढ़ती हैं क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, तो वहां पर ए बी क्या करता है, बर्ड की फर्दर ग्रोथ को रोक देता है, समझ गए। तो वहां पर भी ए बी का रोल है, बट उसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो अभी तक ज्यादा क्लियर नहीं है। आपने बस इतना बताना है कि ए बी ए अक्यूमुलेटेड इन द बर्ड्स थ्रू द रोल इन द बर्ड डोरमेंसी, यानी कि ये भी क्या करता है, बर्ड डोरमेंसी को कंट्रोल करता है, बस।
अब बात करते हैं एबीए का जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमेटल क्लोजर में। ये तो बता दिया कि जैसे पानी कम होगा एबी क्या कर देगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन हमारा रुक जाएगा। अब आपने बताना कि कैसे बंद करेगा, ठीक है। तो एबी क्या करता है, बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द गार्ड सेल्स एंड ट्रिगर द इंक्रीजिंग साइटोसोलिक कैल्शियम आइंस एंड इंक्रीज द पीएच। यानी कि जैसे ही मान लो वाटर डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, वाटर डेफिशिएंसी होती है क्या होगा, जो ए बी है ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस कंडीशन हो गई। अब ए बी बाइंड करेगा गार्ड सेल्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। मान लो गार्ड सेल्स नहीं दिखा रखी है, एक गार्ड सेल ये इधर और एक गार्ड सेल ये, दो गार्ड सेल दिखा रखी है, ठीक है। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती हैं, क्लियर होगा ना। तो अब उन गार्ड सेल्स में क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उनके साथ जो ए बी प्लांट में बना है वो जाएगा, और गार्ड मान लो ए बी आ रहा है और वो यहां पर अटैच हो जाएगा इनके साथ, इस तरीके से, ठीक है। कहां पर अटैच हो रहा है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैच हो जाएगा। अटैच होते ही क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा, और गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, जो कैल्शियम आयन है इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो Ca2+ है ना, ये गार्ड सेल्स के अंदर जाने लगेगा साइटोप्लाज्म से, ठीक है। और जब ये अंदर जाएगा तो जो पीएच है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद डिसएक्टिवेट द, तो जब ये दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो जब ये यानी पीएच भी बढ़ रही है और जो कैल्शियम आयन है ये भी गार्ड सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसके साथ में क्या होता है कि जो एनाइन चैनल होते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरीन चैनल, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये क्लोरीन आयन को गार्ड सेल से बाहर पंप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो क्लोरीन आयन है आप यहां पर देखोगे ये क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही क्लोरीन एनाइन चैनल एक्टिवेट होता है, इट फर्दर डीएक्टिवेट द पोटाशियम आयन चैनल एंड एक्टिवेट द, यानी कि पोटाशियम चैनल जो इन था ना इसको डीएक्टिवेट कर देगा, एंड एक्टिवेट द पोटाशियम चैनल आउटवर्ड, जो पोटेशियम चैनल है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो जैसे ही कैल्शियम चैनल ऑन हुआ, आप कह दोगे पोटेशियम चैनल भी ऑन हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो पोटेशियम आयन है वो भी गार्ड सेल से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही कैल्शियम और पोटेशियम आयन दोनों बाहर चले जाएंगे, इट डिक्रीज द गार्ड सेल टर्जिडिटी, क्योंकि दोनों क्या है, सोल्यूट का काम कर रहे हैं। जैसे ही इसकी टर्जिडिटी डिक्रीज होगी, जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा और स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे। क्लियर है। अगेन इंक्रीजिंग द साइटोसोलिक कैल्शियम आयन आल्सो इनहिबिट द प्रोटॉन एटीपीएच पंप। अब इसको थोड़ा अगर हम और देखेंगे, यानी कि हमने देखा था ब्लू लाइट एंड रेड लाइट का इफेक्ट स्टोमेटल क्लोजिंग में, जब मैंने बताया था फोटोसेंसरी बायोलॉजी, बताया था ना फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम का रोल है इसमें स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। अब उसको भी इसके साथ थोड़ा मिक्स कर देंगे हम, ठीक है। यानी कि एबीए इंड्यूस द स्टोमेटल क्लोजर, ये स्पेस है यहाँ पर, स्टोमेटल क्लोजर वेरीज अंडर द ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। इन द ब्लू लाइट cause stomatal opening by stimulating the proton extrusion and K intake pump। यानी कि जैसे ब्लू लाइट डालोगे आप तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो प्रोटॉन को बाहर निकालने वाला पंप ये एक्टिवेट हो जाएगा, साथ में जो पोटाशियम आयन है जो इनटेक वाला पंप है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सेल के अंदर क्या होगा, इन आयन की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी ना तो क्या हो जाएगा, पानी गार्ड सेल के अंदर आ जाएगा और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी और स्टोमेटा आपकी ओपन हो जाएंगी फिर से। तो ब्लू लाइट क्या करती है, स्टोमेटा को ओपनिंग करने में हेल्प करती है, ठीक है। विच कैन इनिबिटेड बाय द एबीए। लेकिन अगर ब्लू लाइट भी है लेकिन एबीए का लेवल हाई है तो वो इस इफेक्ट को, ब्लू लाइट की इफेक्ट को रोक देगा, यानी कि वो इस चैनल को ब्लॉक कर देगा और इस चैनल को भी ब्लॉक कर देगा। सेकंड, रेड लाइट। हाउएवर द रेड लाइट, जो रेड लाइट है वो क्या करती है, स्टिमुलेट द गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस एंड सुक्रोज एक्यूमुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेटरी पाथवे इनसेंसिटिव टू द एबीए। देखो यहाँ पर जो रेड लाइट होती है इसका जो इफेक्ट होगा ना, इट इज़ इनसेंसिटिव टू द एबीए, यानी कि द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट कैन नॉट बी रिवर्ट बाई एबीए। सो वी कैन से दैट द एबीए कैन इनहिबिट द ब्लू लाइट इंड्यूस्ड स्टोमेटल ओपनिंग बट इट डज नॉट अफेक्ट द रेड लाइट इंड्यूस्ड ओपनिंग। यानी कि रेड लाइट जो ओपनिंग करती है स्टोमेटा को उसके इफेक्ट को एबीए चेंज नहीं करता है, लेकिन अगर ब्लू लाइट स्टोमेटा को ओपन करती है तो उसके इफेक्ट को जो एबीए है वो इनहिबिट कर सकता है। ओके।
इसके अलावा यहाँ पर जो एबीए का रोल होता है, मेंटेन द वीवीपेरी। भाई वीवीपेरी का मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ऑन द फ्रूट्स। कई बार क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोर्न का एग्जांपल लिया हमने, टोमेटो है, यहाँ पर देखो ये टोमेटो है, और टोमेटो है, दूसरे यहाँ पर हमने कोर्न का एग्जांपल, यहाँ पर देखो जो सीड्स है ना ये अभी तक कच्चे हैं, लेकिन फिर भी क्या है जर्मिनेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो। ठीक है, तो ये क्या है, दिया द जर्मिनेटिंग सीड्स। तो ये जो फिनोमेना होता है ना इसको बोलते हैं वीवीपेरी। तो अगर मान लो वीवीपेरी होगा, नेचुरल हो जाए, ये हर एक सीड में होने लग जाए, तो हमारे पास जो स्टोरेज ग्रेन्स हैं वो होंगे ही नहीं। गेहूं की फली लगेंगी, उसमें जो बीज बनेंगे, बीज बनते ही वो जर्मिनेट कर जाएंगे, फिर आप लोग क्या खाओगे। ठीक है, तो अगेन इस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जो एबीए है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप एबीए को डेफिसिट कर दो, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रो मतलब सीड, एम्ब्रो क्या है, सीड होते हैं डेवलपिंग। ठीक है, अगर एबीए की डेफिशिएंसी हो जाए, फिर एबीए फॉर्मेशन करने वाले जो जीन्स है ना उनको आप म्यूटेटेड कर दो, तो क्या होगा, ये जो एम्ब्रो हैं ये वीवीपेरी को, या फिर इसको बोलते हैं प्रीकोशियस जर्मिनेशन भाई, मतलब पहले जर्मिनेट कर जाना। ठीक है, इसको ये शो करेंगे। तो मेज म्यूटेंट विद द ग्रेन्स दैट जर्मिनेट वाइल द स्टिल इन द कोब। कोब होता है वो भुट्टा, भुट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ही जो दाने हैं वो उगने लग जाएंगे कब, अगर ये क्या है, मेज जो प्लांट हमारे म्यूटेटेड है अकॉर्डिंग टू ए बी, यानी कि ए बी को बनाएगा ही नहीं है, यानी कि ए बी फॉर्मेशन करने वाले जो जीन है इस मेज म्यूटेटेड प्लांट में वो क्या है, दे आर म्यूटेटेड। तो अगेन लैक ऑफ फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एबीए इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स। तो प्रीकोशियस जर्मिनेशन ऑफ द रेड मैनग्रोव सीड्स ड्यू टू द लो एबीए लेवल in adaptation that the help the young seedlings to the plant themselves in the soft mud below and below the parent tree। तो अगेन देखो, अब ऐसे नहीं कि वीवी पर हमेशा नुकसानदायक होती है। अब ये जो एग्जांपल लिया हमने किसमें, जो हमारे मैनग्रूव प्लांट होते हैं, ठीक है, मैनग्रूव प्लांट पानी में, यहाँ पर जहां पर आप कह सकते हो सुंदरबन डेल्टा कह सकते हो, वेस्ट बंगाल में आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। ठीक है, इनकी रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करती है। इन प्लांट में क्या होता है, इनमें जो लेवल ऑफ ए बी है लो रहता है। अब सीड में अगर ए बी ए लेवल लो होगा तो सिंपल सी बात है सीड डोरमेंट नहीं करेंगे। जैसे ही फल पेड़ से नीचे गिरेंगे ना, वो एकदम से नीचे क्या होता है, मड होता है, क्योंकि दलदल में, दलदली एरिया में ग्रो करते हैं, तो वो एकदम से सीड नीचे चले जाएंगे मिट्टी में, और फिर वहां पे जाने के बाद वो जर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर अगर मान लो जर्मिनेट ना करें तो क्या होगा, वो मर जाएंगे या फिर बह के कहीं और चले जाएंगे पानी में। ठीक है, तो यकीन यहाँ पर वहां पर ही क्या करते हैं ये, आप कह सकते हो फास्ट जर्मिनेशन भी कहीं ना कहीं प्लांट की हेल्प कर रहा है। तो अगेन वी पेर इन द मैनग्रूव दिस अडेप्टेशन हेल्प द सीडलिंग टू गेट प्लांटेड इन द सॉफ्ट मड्डी सोइल। बट अगेन यही पॉइंट था, यहाँ पर देखो मैनग्रूव की फोटो है ये, तो यहाँ पर जैसे ही सीड नीचे गिरे हैं ना, नीचे गिरते ही क्या होगा, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एकदम से फास्ट। और ये आप कह सकते हो कि मेज वाला एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखोगे इस कोब के ऊपर जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो दाने हैं वो अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं, सूखे नहीं हैं, लेकिन इवन इन द फ्रेश कंडीशन दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ठीक है, आपने ये जो प्रोटीन वगैरह है ये आपने याद नहीं रखने हैं एक्स्ट्रा। इसके बाद भाई ये भी हमने कल थोड़ा इस बार बताया था कि जो सीड जर्मिनेशन होता है ना उसमें एम्ब्रोजेनेसिस में, यानी कि एम्ब्रो के डेवलपमेंट में एबीए एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सी डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेज। अब आपने हमने इसको थोड़ा अगर डिटेल में अगर आप लिखना भी आ जाए, ठीक है, मान लो कई बार क्या होता है, मान लो फंक्शन अकेला आ जाएंगे आपके, कितने नंबर का आपको, 10 नंबर का ना, तो 5 नंबर में मान लो ऐसे पूछ लेगा राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ए बी ए। तो 5 नंबर में मान लो 5 लाइन लिख के आ गया आप, तो 5 नंबर थोड़े आएंगे आपके। ठीक है, तो आपने थोड़ा थोड़ा उनको हर एक पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करके आना पड़ेगा ना, तभी तो नंबर आएंगे। चाहे आप 4 4 लाइन लिखाओ हर एक पॉइंट की। ठीक है, तो उससे ये रहेगा एग्जामिनर को भी इसको हमारे बच्चे को छाता है। ओके, तो seed development can be divided into the three phases of approximately equal durations। तो again first phase क्या होगी, in which is characterized by the cell divisions and the tissue differentiation and zygote undergo embryogenesis and endosperm tissue प्लोरिफिकेट्स। यानी कि फर्स्ट फेज बता दी, यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, आफ्टर दैट सेल डिवीजन स्टार्ट रैपिड, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होगा,
जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर क्या होगी, एम्ब्रोजेनेसिस। जाइगोट से देखो, एम्ब्रोजेनेसिस जो होता है ना, इसमें पहले क्या मान लिया हमारे पास ये जाइगोट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट की ग्रोथ हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये जो ग्रोथ स्टेज बनी है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी सेल हैं, ठीक है। इसको बोलोगे आप ग्लोबुलर एम्ब्रो, ठीक है। अब ग्लोबुलर एम्ब्रो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा हार्ट शेप एम्ब्रो के अंदर, लगभग आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, ठीक है। और हार्ट शेप एम्ब्रो से के बाद अगेन ये जो एम्ब्रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, थोड़ा सा टोरपीडो शेप एम्ब्रो बनता है लगभग, यानी कि जो कोटलिडेंस है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे और आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगी। यानी कि जो कोटलिडेंस है, यहाँ पर देखो कोटलिडेंस बनने स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पर कोटलिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर कोटलिडेंस बने हैं, उसके बाद फिर ये थर्ड स्टेज आई जब कोटलिडेंस फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ पर रहेगा आपका एम्ब्रो रहेगा। इसके बाद तो अगेन जाइगोट अंडरगो एम्ब्रोजेनेसिस एंड एंडोस्पर्म टिश्यू प्लोरिफेट। तो जो एंडोस्पर्म होती है वो भी लगातार उसके अंदर भी सेल डिवीजन हो रहा होता है, जो सीड है वो अपना फूड बना रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन रुक जाएगी, ठीक है। एंड स्टोरेज कंपाउंड स्टार्ट अक्यूमुलेट, यानी कि अब सेकंड फेज इंपॉर्टेंट है। अब सीड क्या करेगा, अपने अंदर है ना ऐसे कंपाउंड को अक्यूमुलेट करेगा जो उसको लेटर स्टेज में काम आएंगे, ठीक है। उसकी सर्वाइवलशिप में हेल्प करेंगे, या फिर आप कह सकते हो उसकी जर्मिनेशन में बाद में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सेकंड फेज में क्या हुआ, सेल डिवीजन रुक गया, ठीक है, सीज मतलब स्टॉप, एंड सीड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग सम स्टोरेज कंपाउंड्स इन फाइनल स्टेज। तो थर्ड, मैंने बताया तीन तीन अलग अलग फेज मैंने सी डेवलपमेंट को बांट दिया, तो थर्ड स्टेज होगी हमारी, थर्ड फेज होगी। इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रो बिकम टोलरेंट टू द डेसिकेशन। कल बताया था मैंने, डेसिकेशन मतलब होता है ड्राइनेस, एंड टोलरेंस मतलब टोलरेंट, ठीक है। एंड सीड डिहाइड्रेट, सीड के अंदर जो पानी है लगभग सारा का सारा खत्म हो जाता है, लगभग 90% ऑफ द वाटर इसका वो खत्म हो जाता है। यानी कि आपसे पूछे वाट इज द विच इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, तो लिखोगे आप सीड। सीड के अंदर जो पानी होता है वो लगभग 5 से 7% होता है, ठीक है। उसके बाद सीड के बाद अगर पूछे तो बोलोगे आप वुड, जो लकड़ी होती है, ठीक है। और वुड के बाद फिर आप सॉफ्ट टिश्यू। वुड के अंदर जो पानी होता है वो लगभग 15 से 25% के आसपास पानी रहता है, ठीक है। आप सोचोगे वुड में ये फर्नीचर में पानी है, लेकिन अगर जब आप इसको केमिकली इसको ट्रीट करोगे ना, यानी ओवन वगैरह में रखोगे, उसके बाद तो आप इसके अंदर से मॉइस्चर निकलेगा, ठीक है। तो जो सीड होते हैं उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो लगभग 5 to 7% रहता है, इनकी लगभग ये जो अप टू वर्ड लिखा है उसका मतलब ये 90% जो सीड है वो अपना पानी को लॉस कर देते हैं। तो देखो ये जो थी ना यहाँ पर स्टोरेज कंपाउंड अक्यूमुलेशन एंड डेसिकेशन टू द टोलरेंस, भाई यहाँ पर जो स्टोरेज कंपाउंड्स होंगे मेनली ए बी रहेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, जो एम्ब्रो है वो डेसिकेट करेगा, मतलब अपने आप को टोलरेंट ड्राई कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्ट कर लेगा, अपने आप उसको उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी कि वो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी इसके बाद जो सीड है अपना सारा पानी को लॉस कर देंगे। अगर ये स्टेज ना हो यहाँ पर तो क्या होगा, वो जो एम्ब्रो है वो मर जाएगा, जैसे पानी का लेवल 90% तक घट जाता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिहाइड्रेशन मेटाबॉलिज्म कम्स हाल्ट। तो अगेन अगर डिहाइड्रेशन होते क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो मेटाबॉलिज्म है सीड के अंदर, ठीक है, चाहे रेस्पिरेशन वगैरह लगा लो, वो सारा सब कुछ स्टॉप हो जाएगा एकदम से। एंड सीड एंटर ए रेस्टिंग फेज या फिर डोरमेंट फेज, ठीक है। इन कॉन्स्टेंट टू द डोरमेंट सीड क्वेश्चन सीड्स विल बी जर्मिनेट अपॉन द डिहाइड्रेशन। तो देखो अब हमने इनको जो सीड्स है ना इनको दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो होते हैं आपके डोरमेंट सीड्स, और दूसरे हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सीड्स पे। तो यहाँ पर जो डोरमेंट सीड हैं आप इनको पानी में डालोगे तो ये उगेंगे नहीं, क्योंकि इनका डोरमेंसी जो पीरियड्स है मान लो 3 महीने है, तो 3 महीने तक ये आप उगेंगे नहीं, मतलब रेस्ट ही करेंगे बस ये, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन सीड्स होते हैं दे, यानी कि सिमिलर दिखाई दोनों एक जैसे देंगे देंगे आपको, यानी कि कुछ स्पीसीज में क्या होता है डोरमेंट पीरियड होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मूंग ले लोगे आप, मूंग को आप किसी भी सीजन में पानी में डाल लो अगले दिन वो उग जाएंगे, तो वहां पर क्या है उनमें डोरमेंसी पीरियड नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट में जो सीड्स होते हैं ना, इवन मान लो आप कह सकते हो आप लगा लो एग्जाम्पल, जामुन का ही लगा सकते हो आप, ठीक है ना। जामुन लगे थे अभी पीछे, ठीक है। आपने जब वो जामुन नीचे गिरते हैं आपने वहां पर पेड़ लगे उगे हुए देखे,
मतलब कम उगते हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे, एज कंपेयर टू, अगर आप मान लो आम लोगे, आप आम की गुठली को आप खाया आपने और आप बाहर फेंक देते हो, जो सीजन होता है वो एकदम से उग जाता है। ऐसे ही कुछ और भी सीड्स होते हैं जो लगभग 3 महीने, 6 महीने, इवन 1 साल तक डोरमेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोल लोगे आप डोरमेंट सीड्स। और क्वेश्चन सीड्स मीन्स जो एकदम से जैसे पानी में डालोगे आप वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, यानी कि शायद इसमें तो एग्जाम्पल नहीं होंगे ना, इसमें ऐड नहीं कर रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ गूगल से को बोलना कि राइट डाउन द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डोरमेंट सीड्स। ठीक है, तो आपको बता देगा वो। इसके बाद भाई, जेनेटिक स्टडी शोज दैट द ए बी डेफिशिएंट म्यूटेंट्स, यानी कि ऐसे म्यूटेंट जिनके अंदर ए बी ए नहीं बनता है, ठीक है, shown that the zygote genotype control the ABA synthesis in the endosperm, in the embryo and endosperm, and essential for the dormancy index। मतलब ऐसे मान लो एक प्लांट है जो डोरमेंट, जिसके जो सीड्स है ना वो डोरमेंसी शो करते हैं लगातार। अब आप क्या करो, इस प्लांट को आप म्यूटेटेड कर दो, इसके अंदर म्यूटेशन कर दो, और एबीए फॉर्मेशन वाले जो जीन है उनको आप डिसेबल्ड कर दो। ये आप जेनेटिकली कर सकते हो, आज के टाइम में हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्लांट है इसके ऊपर जो सीड बनेंगे ना वो डोरमेंसी शो ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ही उसके सीड नीचे गिरेंगे वो एकदम से गुना स्टार्ट हो जाएंगे। वेयर एज द मैटरनल जीनोटाइप कंट्रोल द मेजर्स अर्ली पीक ऑफ एबी accumulations help the survivor, help the suppress the vivipary in mid embryogenesis। तो अगेन, जो अर्ली पीक ऑफ एबीए एक्यूमुलेशन है, यानी कि जब एक एबीए एक्यूमुलेट इन द सेकंड फेज में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो जो एक्यूमुलेशन होती है वो विविपेरी को सुप्रेस करता है। अगर वो नहीं हो सेकंड फेज में, तो जो सीड है अगेन वो फल पे या फिर फ्रूट पे लगे लगे ही उगना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ये इतना? ठीक है, तो एबीए प्रमोट डेसिकेशन टॉलरेंस इन द एम्ब्रो। तो मेन यही, यानी कि इसका सारा सब कुछ यही था, हेडिंग भी हमारी यही थी। एबी क्या करता है, एम्ब्रो के अंदर डेसिकेशन टॉलरेंस को क्रिएट करता है। हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है भाई, नेहा और रूबी? यस सर। तो ये अगेन ये डोरमेंसी वाला आपको था ना टॉपिक, सी डोरमेंसी है ना, मैंने पढ़ा दिया है, ये हो गया। ठीक है, तो थोड़ा इसमें लिख रखा व्हाट इज सी डोरमेंसी। तो कोट इम्पोज डोरमेंसी होती है और हमारी एम्ब्रो डोरमेंसी होती है। ठीक है, तो जो एम्ब्रो डोरमेंसी होती है मेनली बिकॉज ऑफ द ए बी ए यहाँ पर ज्यादा होगा और जी ए का लेवल यहाँ पर कम होगा। ठीक है, और एम्ब्रो डोरमेंसी लॉस कब होगा, जब यहाँ पर जो ए बी टू जी ए रेशियो है ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दे, मतलब ए बी डिक्लाइन करे और जी ए है वो इंक्रीज करे, तो उस टाइम पर क्या होगा, एम्ब्रो डोरमेंसी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है सीड डोरमेंसी वाले चैप्टर में। कल ये भी बताया था कि अगर हाई जिबरेलिन होगा टू द एबीए तो क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अगर यहाँ पर लो जिबरेलिन है और एबीए हाई है, एबीए क्या है, हाई है, उस टाइम पर क्या होंगे, सीड्स हमारे डोरमेंट रहेंगे। क्लियर है, ये अपने याद रखना थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बड डोरमेंसी भाई। तो कल आई थिंक एक फंक्शन था ये कि एबीए क्या करता है, बड डोरमेंसी को मेंटेन रखता है। ठीक है, when a tree is exposed to the low temperature in the winter, it promote its meristem with the bud scales and temporary stop। यानी कि आपने देखा होगा सर्दियों में मोस्टली प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। ठीक है, आपने तुलसी देखा होगा, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मतलब सर्दियों में जो फूल वगैरह हैं नए पत्ते नहीं बनते हैं, देखा होगा आपने, मतलब प्लांट जैसे हैं लगभग वैसे ही रह जाते हैं। तो मतलब वो एक डोरमेंसी पीरियड को शो करते हैं, मतलब वहां पर जो डेवलपिंग बर्ड्स थी ना वो डोरमेंट हो जाती है। ठीक है, so again, this response to the low temperature require a sensory mechanism that detects the environmental changes। तो अगेन जो सेंसरी मैकेनिज्म मतलब फोटो सेंसरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रांसड्यूस द सेंसरी सिग्नल्स एंड ट्रिगर द डेवलपमेंटल प्रोसेस लीडिंग टू द बर्ड डोरमेंसी भी। तो यहाँ पर अगर आप जेनेटिकली देखोगे तो ये जो जो जेनेटिक स्टडीज हैं ये बताती हैं कि जो एबीए में रेगुलेट द बर्ड डोरमेंसी इन द पोलर ट्री भाई। तो जो पोलर ट्री होते हैं, जो पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जो हमेशा बर्फ में रहते हैं, वहां पर जो उनकी बर्ड्स हैं वो लगातार डोरमेंट रहती हैं लगभग 8, 9, इवन 10 महीने तक, क्योंकि 10 महीने तक वहां पर बर्फ रहती है। 1, 2 महीने वहां पर बर्फ पिघलती है, उस टाइम पर जो ए बी है उसका लेवल डिक्रीज होता है और वो जो बर्ड हो उनसे नई जो ब्रांच है वो बननी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ए बी प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड इनहिबिट द शूट ग्रोथ at low water potential, and
ए भी यानी कि ए लीफ सेंसेस को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ाता है। ठीक है। स्टोमेटल क्लोजर मैंने बता दिया था आपको कल, आई थिंक, किस तरीके से स्टोमेटल क्लोजिंग होती है। ठीक है, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे।